डेट आज 14 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ई प्रिक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल। ये एक पोर्टल होगा, यानी कि इंटरनेट पे एक साइट होगी। ई प्रिक्योरमेंट का क्या मतलब है? क्रॉप आप जानते हो फसल, और प्रिक्योरमेंट मतलब उपलब्ध कराना या खरीदना। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, एक इंटरनेट पे साइट होगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम से। उसके जरिए हरियाणा गवर्नमेंट किसानों से 14 क्रॉप को एमएसपी पे खरीदेगी, प्रोक्योर्ड करेगी। एमएसपी आप जानते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में बोलते हैं। यानी कि फसल बोने से पहले गवर्नमेंट जो प्राइस मूल्य किसी फसल का निर्धारित करती है उसी को बोलते हैं एमएसपी। समझ रहे हो? अब एमएसपी पे खरीदने की बात करिए, जितना एमएसपी अनाउंस किया था उस पे हम खरीदेंगे 14 क्रॉप को, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है। और हरियाणा गवर्नमेंट इंडिया में पहला ऐसा स्टेट बन गया है हरियाणा, जो 14 क्रॉप को एमएसपी पे खरीदेगा। वरना कोई भी स्टेट अभी तक हमारे इंडिया में 14 क्रॉप को खरीदता नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 क्रॉप, गेहूं या चावल को मुश्किल से खरीदता है एमएसपी पे। बाकी किसी फसल को, किसानों की किसी भी फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता जनरली। ये क्रॉप कौन कौन सी होंगी ये आपको याद करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 14 क्रॉप हैं। इसमें वैसे वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ग्राम, पैडी, ये तो जानते हो ना, गेहूं, सरसों, बार्ले मतलब जौ, ग्राम मतलब चना, पैडी धान, मेज मतलब मक्का, बाजरा आप जानते हो, कॉटन, ये सनफ्लावर, सूरजमुखी, मूंग की दाल वाली बात हो रही है, ग्राउंड नट, मूंगफली, तूर की दाल, ये उड़द की दाल, और आपका सीसम मतलब तिल। इन 14 क्रॉप को खरीदेगा। इस पोर्टल के जरिए फ़ायदा क्या होगा? एक तो इससे डिजिटल गवर्नेंस इंक्रीज होगी, दूसरा फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि सुनिश्चित होगा इससे फार्मर को इनकम मिलेगी मिलेगी जो वो फसल बो रहे हैं 14 क्रॉप को। यानी कि इससे जो फार्मर की लाइवलीहुड है वो सिक्योर होगी। दूसरा, जो मिडल मैन होते हैं, मिडल मैन मतलब बिचौलिए, जब किसान मंडी में अपना अनाज बेचने जाता है, जो मिडल मैन होते हैं मंडी में, एपीएमसी मंडी में, तो ये बिचौलिए ख़त्म होंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट खरीदेगी इस पोर्टल के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ के अंदर एक प्रिंसिपल है ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का, एमएफएन का। रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, आपको पता है। इसकी वजह से रसिया को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन नेशन ने, जैसे ब्रिटेन, कनाडा, जापान ने भी ये प्लान कर रहे हैं सब कि रसिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो रद्द किया जाए। रसिया को जो दे रखा है वो रिवोक किया जाए, रिवोक का मतलब कैंसिल, रद्द किया जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो डब्ल्यूटीओ, आप सबको पता है 1995 में बनी थी ये। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है ये, कि एक दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेड के लिए कॉपरेशन हो, कोई बैरियर्स हैं वो कम से कम हो। जो बैरियर मतलब बाधा, व्यापार करने में जो बाधा आती हैं, या कोई ज़्यादा टैक्स लगाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता है, वो कम रखे, सारी कंट्रीज से कॉपरेशन करे और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये 164 मेंबर का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका मेंबर है। सभी कंट्रीज को ट्रेड करने के लिए इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली समझा जाए, समान समझा जाए। यानी कि सबके लिए जितना बेनिफिट दिया जा रहा है टैरिफ में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी मान लो किसी किस कंट्री के साथ लगाई जा रही है, मान लो हमने यूएस से ट्रेड कर रखी है, यूएस और इंडिया की ट्रेड हो रही है। अब यूएस हमसे माल खरीदता है, हमारा माल जा रहा है यूएस में, यूएस हमारे माल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर। अब इंपोर्ट ड्यूटी जितना हमारे माल पे लगाएगा इतना ही वो दूसरे नेशन के साथ लगाएगा। मान लो वो पाकिस्तान से खरीद रहा है कुछ चीज़, तो उसके माल पे भी उतना ही लगाएगा, यानी कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव। तो यही है मोस्ट फेवर्ड नेशन। यानी कि जो भी इंपोर्ट कोटा लगाए जा रहे हैं वो भी कम से कम हो, कम से कम ही ट्रेड बैरियर हो, यानी कि जो बाधाएं आती हैं ट्रेड करने में, व्यापार करने में, वो कम से कम हो एक दूसरे कंट्री के बीच में। यही है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा व्यापार करने में। ये कुछ एक्सेप्शन है कि किस केस में एमएफएन को छोड़ा जा सकता है।
यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस को उल्लंघन किया जा सकता है किस केस में, अगर मान लो कोई कंट्री दूसरी कंट्री से बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लेती है। बाईलेटरल का मतलब दो कंट्री के बीच में व्यापार करने के लिए कोई समझौता हो रखा है, उस केस में मान लो वो एक दूसरी कंट्री के आपस में वो और कम भी कर सकती हैं बैरियर को। जैसे मान लो इंडिया ने और जापान ने डील कर रखी है, बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब जापान के साथ मान लो वो इंपोर्ट ड्यूटी, अगर जापान से कोई माल मंगाता है, आता है इसका गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी, तो इंपोर्ट ड्यूटी मान लो उस पर 1% लगा सकता है, 2%, और मान लो बाकी सारी कंट्रीज़ पे इंडिया लगा रहा है 5%। तो ये चलेगा क्योंकि जापान से इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है अगर, तो जापान के साथ इंपोर्ट ड्यूटी और कम कर सकता है। यानी कि इस केस में एमएफएन का जो स्टेटस था कि सबके साथ सेम टैक्स वगैरह इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाएंगे, 5% की अगर लगा रखी थी तो 5% ही जापान पे लगानी थी, लेकिन जापान पे कम कर दी, जापान के लिए और रास्ते खोल दिए ट्रेड करने के लिए। वो किस वजह से, क्योंकि एग्रीमेंट हो रखा है, तब तब की बात है ये। तो ये एमएफएन स्टेटस को अगर रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो क्या मतलब होगा इसका? मतलब ये होगा, देखो पहली बात तो ये समझ लो कि एमएफएन जो स्टेटस है इसको सस्पेंड करने के लिए या हटाने के लिए कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है डब्ल्यूटीओ के रूल्स में, और ये भी नहीं है कि मेंबर की इन्फॉर्म करेगा डब्ल्यूटीओ को अगर किसी देश के लिए उसने एमएफएन का स्टेटस हटा दिया, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो डब्ल्यूटीओ को बताए। जैसे इंडिया ने देखो पाकिस्तान का एमएफएन स्टेटस दे रखा था पाकिस्तान को, ये सस्पेंड कर दिया था 2019 में, 2019 में, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू एक सुसाइड अटैक हुआ था हमारे इंडिया में, यानी कि आतंकवादी हमला हुआ था जिसकी वजह से हमारे 40 जवान मर गए थे, शहीद हो गए थे। इस वजह से पाकिस्तान को एमएफएन का जो स्टेटस दे रखा था इंडिया ने वो हटा दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने देखो कभी भी हमें इंडिया को एमएफएन स्टेटस कभी भी नहीं दिया, कभी भी, नेवर अप्लाइड एमएफएन स्टेटस टू इंडिया। अब एमएफएन जो स्टेटस है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है, अगर ये हटा दिया गया तो क्या मतलब होगा इसका? जैसे रसिया का हटा दिया तो ये मतलब होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्री जो भी हैं, वेस्टर्न अलाइज यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के, वो नहीं चाहते कि इकोनॉमिक पार्टनर रहे रसिया, रसिया के साथ ट्रेड करें। ये एक तरह से चेंज करना चाहते हैं कंडीशन को जो ट्रेड की है, व्यापार की है। यानी कि वेस्टर्न कंट्री अब इंपोर्ट टैरिफ वगैरह इंक्रीज़ कर सकती हैं, कोटा इंक्रीज़ कर सकती हैं, रशियन गुड्स पे बैन लगा सकती हैं, रशियन गुड्स को सर्विसेज पे बैन लगा सकती हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, रसिया से माल खरीदना बंद कर सकती हैं। और कोटा का मतलब ये है कि लिमिट लगा सकती हैं कि हमें रसिया से अगर मान लो 10 कंप्यूटर खरीदने तो, या 10 टन नेचुरल गैस खरीदनी है तो उससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, ऐसे लिमिट लगा सकते हैं, कोटा लगा सकते हैं। तो जो रसिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको भी ओवरलुक किया जा सकता है इन कंट्रीज़ के द्वारा। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली नेशन के लिए एक नई यूनिवर्सिटी खोली है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो गांधीनगर में खोली जाएगी, गुजरात के गांधीनगर में। इसमें बस इतना याद रखना है, ये इंस्टीट्यूशन है, एक तो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है ये इंस्टीट्यूशन, और इंडियन पार्लियामेंट एक्ट के जरिए इसको बनाया गया है। यानी कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, एक्ट पास किया, उसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया है। और ये यूनिवर्सिटी का काम क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी और पुलिस के लिए कैसे और डेवलप किया जाए पुलिस को, नेशनल सिक्योरिटी को, इसके लिए रिसर्च होगी, और जो पुलिस पर्सनल या डिफेंस के पर्सनल है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। ये काम होगा इस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। देखो इसको हम ऑलरेडी स्पेशल लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर देख सकते हो। इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में इसलिए है, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्र, इन्होंने कहा है कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इलेक्शन कराना, और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब भी ये है, एक साथ इलेक्शन कराना। किसका एक साथ इलेक्शन कराना? लोकसभा का, आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, और लोकल पंचायत वगैरह का, अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में। इससे पहले जब नेशनल वोटर्स डे था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये टॉपिक उठाया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए,
और वन नेशन वन वोटर लिस्ट भी होनी चाहिए, यानी कि एक ही वोटर लिस्ट हो, उस लिस्ट के जरिए ही लोग इलेक्शन में वोट डालने जाएं, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, एमपी का जो होता है भाई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, चाहे विधानसभा का हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का, चाहे पंचायत का हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज का हो। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हमने समझ लिया क्या है। लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो, यानी कि एक साथ हो 5 साल में। अभी क्या होता है आपको पता है, अभी इलेक्शन हुए 2022 में 5 राज्यों में। उसके बाद लोकल पंचायत के, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं कहीं कहीं पे, जैसे दिल्ली की बात करें तो एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं। फिर अगले साल भी कहीं ना कहीं पे इलेक्शन चल रहे होते हैं। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस 5 साल चलता ही रहता है। फिर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन आ जाते हैं। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस चलता ही रहता है। तो इसको हटा के 5 साल में सिर्फ एक बार ही इलेक्शन हो हमारे देश में सभी के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज हो या पंचायत हो या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकसभा हो। चैलेंजेस क्या हैं फ्रीक्वेंट इलेक्शन कराने में, मतलब परेशानी क्या है अगर मान लो बार बार इलेक्शन होते रहते हैं सालों साल, इनका क्या नुकसान है। मैसिव एक्सपेंडिचर, भाई साहब खर्चा बहुत होता है ना, 5 साल इलेक्शन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। पॉलिसी पैरालिसिस होगा। देखो जब इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या है ना, कोई भी नई पॉलिसी वगैरह अनाउंस नहीं कर सकती वोटर को लुभाने के लिए। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो असेंशियल सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाए तो कोई भी असेंशियल आवश्यक सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती। ऐसा वैसे है नहीं, लेकिन क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे जो पावर में है गवर्नमेंट जिसकी है अभी, चाहे और दूसरी पार्टी हैं, सब किस में इलेक्शन में बिजी रहती हैं। तो लोगों की जो असेंशियल सर्विसेज होती हैं उनमें बाधाएं आती हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट ये इसमें क्या है, क्रूशियल मैन पावर का यूज होता है और बर्डन बढ़ जाता है। जैसे स्कूल से टीचर को बुलाया जाता है इलेक्शन कराने के लिए, तो स्कूल वगैरह की जो पढ़ाई है वो उसमें भी बाधा होती है। तो ये सब जो मैन पावर है, पुलिस मैन पावर या कहीं पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका यूज किया जाता है, तो ये डिप्लॉय की जाती है इलेक्शन टाइम में। ये बर्डन सारा किस पे बढ़ जाता है, मैन पावर का, और ये बर्डन है जो बोझ बढ़ जाता है टीचर्स पे या पैरामिलिट्री फोर्स पे। पॉलिटिकल पार्टीज पे भी ये प्रेशर हो जाता है कि वो क्या है, जो इलेक्शन है वो जो छोटी पार्टियां हैं, मान लो स्टेट लेवल पे पार्टियां हैं, उन पे इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, इलेक्शन में जो खर्चा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक खर्चा है उनके लिए। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जाए तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। पहला तो ये गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी आएगी, यानी कि जब पार्टियां 5 साल में एक बार बिजी रहेंगी तो वो ध्यान दे सकेंगी गवर्नेंस पे, असेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लोगों के लिए। साथ साथ देखो एक्सपेंडिचर जो इतना ज़्यादा होता वो तो घटेगा ही। एक ये है कि जो पॉलिसी प्रोग्राम है उनमें कंटिन्यूटी रहेगी, गवर्नेंस में एफिशिएंसी भी आएगी, और जो ब्लैक मनी का इम्पैक्ट है वो भी घटेगा, क्योंकि देखो इलेक्शन टाइम में ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत होता है, काले धन का, इलीगल जो मनी है, अवैध मनी है जो अवैध तरीके से कमाई हुई है, उसका सर्कुलेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजनल पार्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मान लो केवल स्टेट लेवल की पार्टी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ऐसा हो सकता है जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और पंचायत वगैरह के, तो जब लोकसभा और ये विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे तो हो सकता है जो वोटर हैं सेम पार्टी को वोट करें, जो लोकसभा के लिए जिसके लिए वोट कर रहे हैं नेशनल लेवल के लिए, यानी कि एमपी को वोट कर रहे हैं, वही एमएलए को वोट करें उसी पार्टी के लिए। तो जो लोकल लेवल पे स्टेट पार्टी है ना, हो सकता है उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो जो रीजनल इशू उठाते हैं ना, क्षेत्रीय जो जितने भी मुद्दे होते हैं वो रीजनल पार्टी उठाती है, वो रीजनल मुद्दे शायद दबके रह जाएं नेशनल मुद्दों में। तो ये नुकसान हो सकता है इसका, यानी कि रीजनल पार्टी ख़त्म हो सकती हैं, उन पर प्रभाव पड़ सकता है कि उनकी वैल्यू कम हो जाए, ये उन पर प्रभाव पड़ेगा। साइमल्टेनियस अगर इलेक्शन कराए जाएं, एक साथ इलेक्शन कराए जाएं, क्या हमारे संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और कानून बना हुआ है आरपी एक्ट 1951 का, उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 में चेंज करना पड़ेगा। ये याद होना चाहिए आपको कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराना है, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना है, तो कौन कौन से आर्टिकल में चेंज करना ज़रूरी है। आर्टिकल 83 में करना ज़रूरी है। ये किससे डील करता है, पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं,
उनमें उनकी ड्यूरेशन है जो, उनमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब अगर मान लो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने हैं तो लोकसभा का टाइम या तो बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। लोकसभा को डिजोल्यूशन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट द्वारा, 85 आर्टिकल है उसमें चेंज करना पड़ेगा। साथ साथ अगर स्टेट असेंबली है उसका भी ड्यूरेशन में चेंज करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 172 में भी चेंज करना पड़ेगा। आरपी एक्ट है जो, जन प्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें दोनों के टेन्योर को स्टेबिलिटी देने के लिए, पार्लियामेंट और असेंबली के टाइम में स्टेबिलिटी देने के लिए इसमें पावर देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रोसीजर रिक्वायर्ड है वो पावर और रोल फंक्शन वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ये साइमल्टेनियस इलेक्शन की डेफिनेशन, परिभाषा ऐड करनी पड़ेगी सेक्शन 2 में 1951 के एक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है चार धाम। देखो इसके बारे में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर देख सकते हो इसका। हम इसमें ब्रीफली जल्दी से डिस्कस करेंगे चार धाम प्रोजेक्ट क्या और क्यों न्यूज में। अभी चार धाम प्रोजेक्ट जो बन रहा है इसमें देखो रोड बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में रोड बनाया जा रहा है, और उस रोड जो ऑलरेडी बना हुआ है ना हाईवे, उसको चौड़ा किया जा रहा है। गवर्नमेंट चाहती है उसे और 10 मीटर वाइड किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और उसके लिए कमेटी बैठा दी थी। अभी न्यूज में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपील की है, जज हैं भाई साहब AK सिकरी, उनसे कहा है कि आप इस हाई पावर्ड कमेटी जो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसके चेयरमैन बन जाओ। और ये देखो कि जो ये चार धाम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना इसका पूरा नाम है, या चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कह सकते हो। ये हिमालय वैली है, जो हिमालयन वैली जो उत्तराखंड में ये बनाया जा रहा है भाई साहब, तो वहाँ पे हिमालय को कितना नुकसान पहुँचाएगा, वहाँ की इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को, या कितना नहीं पहुँचाया जाएगा, ये आप इसका इम्पैक्ट का ओवरव्यू करो। इसका जो प्रभाव पड़ेगा चार धाम प्रोजेक्ट से हिमालयस पे, तो उसका निरीक्षण करो इस कमेटी के द्वारा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इशू क्या है, फरवरी 2022 में पहले इस कमेटी के जो चेयरमैन थे एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, रवि चोपड़ा जिनका नाम था, ये इसके चेयरमैन थे। इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने इसलिए रिजाइन कर दिया कि ये हाई पावर्ड कमेटी है, अब ये मानना है कि हाई पावर्ड कमेटी जो हिमालयन इकोसिस्टम को बचा लेगी, इसका इम्पैक्ट देखेगी और इसका इम्पैक्ट होने से बचा लेगी जो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये इनका बिलीफ ख़त्म हो गया कि नहीं ऐसा अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। इनके रेजिग्नेशन के बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दिया सुप्रीम कोर्ट के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि सेक्रेटरी जनरल, उनको रेजिग्नेशन लेटर दिया 27 जनवरी को। इन्होंने फिर क्यों दिया रेजिग्नेशन, इसलिए दिया जो दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि रोड को वाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस की नीड है, डिफेंस के लिए, डिफेंस सिक्योरिटी के लिए नीड है, हमारी आर्मी के लिए नीड है रोड को चौड़ा करने के लिए, क्योंकि उनके व्हीकल हैं जो उनके वाहन है वो जा नहीं पाते छोटे रोड से, तो रोड को वहाँ चौड़ा करना जरूरी है, वाइड करना जरूरी है, माना था सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में। ये कहते हुए रवि चोपड़ा जी ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो देखो अपने ऑर्डर में ये एक्सेप्ट किया था कि रोड को चौड़ा नहीं किया जाए, फिर दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया था कि रोड को चौड़ा करने के लिए डिफेंस की नीड है। तो ये सारा केस पूरा क्या है ये जानेंगे पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इस मैटर में। 2018 में देखो ये प्रोजेक्ट चैलेंज किया गया था, एक NGO थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, इसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था इसको कि इसके बनने से हिमालयन रीजन में जो इकोलॉजी, इकोसिस्टम है उसको नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ वहाँ पे काटे जाएंगे, हील को, पहाड़ियों को काटा जाएगा, बहुत सारा जो मटेरियल है उसको डंप किया जाएगा, तो इसकी वजह से वहाँ की इकोलॉजी को नुकसान होगा। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी जिसके रवि चोपड़ा को चेयरमैन बनाया गया था। सितंबर 2020 में इसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट भी कर ली थी कि रोड को चौड़ाया जाए, फिर नवंबर 2020 में क्या कहा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि ये रोड को आर्मी के लिए चौड़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके व्हीकल वहाँ से जा नहीं पाते, वाहन वगैरह, गाड़ी वगैरह जा नहीं पाती। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया अपने सितंबर 2020 के ऑर्डर को। सितंबर 2020 में कहा था कि रोड को विड्थ के चौड़ाने वाली जो रिकमेंडेशन है, ये विड्थ को वाइड, मतलब रोड की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको वाइड करने की जो रिकमेंडेशन है जो एक्सेप्ट की थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सितंबर 2020 के अपने डिसीजन को देखते हुए, मॉडिफाई करते हुए दिसंबर 2021 में मॉडिफाई किया, और ये कहा कि कोर्ट ने कि देखो ये पॉलिसी चॉइस है डिफेंस के लिए, नेशन के लिए,
ये इम्पोर्टेंट है, तो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, ये डिफेंस सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में। यानी कि एक तरह से परमिशन दे दी कि रोड बना सकती है गवर्नमेंट, वहाँ पे उत्तराखंड में चौड़ा सकती है, समझ रहे हो, ये परमिशन दे दी। इसलिए ही तो रवि चोपड़ा ने इस कमेटी से रिजाइन कर दिया कि जब आपने परमिशन दे ही दी, ये कहा कि जो पॉलिसी चॉइस है गवर्नमेंट का काम है, डिफेंस के लिए ज़रूरी है, तो फिर कमेटी का बैठाने का मतलब ही क्या है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाई पावर्ड कमेटी के AK सिकरी को चेयरमैन बनने की बात कही, और इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे अगर ये रोड बनाया जाएगा यहाँ पे, तो फिर दोबारा से कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट करने की बात की है। तो ये चार धाम प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चार धाम प्रोजेक्ट 900 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। ये यहाँ पे हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, मतलब जो हिंदू धर्म के लोग हैं तीर्थ स्थान के लिए यहाँ पे जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसका लगभग 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 900 किलोमीटर का लगभग रोड बनेगा, इसको वाइड किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा। जो पहले से यहाँ पे रोड वगैरह बने हुए हैं, ये रोड हैं ये उत्तराखंड में, इनको चौड़ाया जाएगा। ये हाईवे जो हैं इन्हीं को बोलते हैं चार धाम महामार्ग या चार धाम हाईवे। और जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इसी को चार धाम महामार्ग विकास योजना या चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या शॉर्टकट में चार धाम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है इसके लेके, मतलब पर्यावरण को क्या नुकसान है इस प्रोजेक्ट को बनाने से। पहली बात तो ये है, जब भाई साहब ये बनाया जाएगा, चौड़ाया जाएगा रोड, तो हिल है, पहाड़ी है, उसको काटना पड़ेगा। इसकी वजह से डिजास्टर होने के चांसेस है, लैंडस्लाइड होने का रिस्क है। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन हिंदी में बोलते हैं। जैसे मान लो ये पहाड़ी है, अगर यहाँ से पेड़ वगैरह काट दिए गए, यहाँ से पहाड़ वगैरह काट दिए गए, तो यहाँ की जो इकोलॉजी है वो कमज़ोर हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा भूकंप आए और लैंडस्लाइड हो जाए, ये ज़मीन टूट के नीचे गिर जाए, पहाड़ टूट के नीचे गिर जाए, जो यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं या पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, इसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा नुकसान ये है कि इसे बनाने से पहले ना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसीजर भी नहीं किया गया। ये मैंडेटरी होता है करना, जब भी कोई ऐसा डेवलपमेंट किया जाता है जिसकी वजह से इकोलॉजी को, पर्यावरण को नुकसान है, तो ये करना ज़रूरी होता है। ये होता है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट है EIA, हमारा एक पर्यावरण का एक्ट बना हुआ है। ये जो एक्ट है 1986 का एक्ट है, एक 1986 के एक्ट के थ्रू ही, उसके थ्रू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो, उसके थ्रू ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स में ये देखते हैं कि पर्यावरण को किसी प्रोजेक्ट को बनाने से क्या नुकसान है, कितनी परेशानी है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखा जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले ये नहीं किया गया। दूसरी परेशानी ये है। तीसरी परेशानी ये है, इसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा पेड़ यहाँ पे काटे जा रहे हैं। अब भाई साहब ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है और यहाँ पे इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, तो यहाँ की इकोलॉजी तो खतरे में आई जाएगी। यहाँ पे जो पेड़ पौधों पे जो यहाँ पे निर्भर है, जंगली जानवर, पशु पक्षी, सबको नुकसान ही होगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे वेदर सिस्टम में भी परेशानी होगी। पेड़ काटे जा रहे हैं भाई साहब, बारिश का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। लैंडस्लाइड तो होगा ही, स्लिपेज, ये सब कुछ हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। डेवलपमेंट है जो यहाँ पे अभी तक चार धाम प्रोजेक्ट में कितना हो चुका है और कब ये रखा गया था डेवलपमेंट करने की बात, इसकी फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई थी, यानी कि नींव की ईंट कब रखी गई थी, कब स्टार्ट किया गया था। ये चार धाम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2016 में ये स्टार्ट किया था। ये प्रोजेक्ट है जो, इसने जब ये स्टार्ट किया गया था, इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया गया कोर्ट में इन्वायरमेंटल ग्राउंड पे कि पर्यावरण को नुकसान होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। उससे पहले इसको NGT में चैलेंज किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, देखो एक एक्ट बनाया था 2010 में गवर्नमेंट ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, उसके थ्रू ये बॉडी बनाई नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एक ट्राइब्यूनल है यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट की तरह काम करती है। सिर्फ ये केसेज किसके मामले सुनती है, पर्यावरण से रिलेटेड उसके मामले सुनती है। तो इसमें केस डाला गया इस प्रोजेक्ट का NGT में, लेकिन सितंबर 2018 में इस NGT ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। फिर इसके ऑर्डर को ही चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2018 में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में ऑर्डर पास किया कि हाईवे को सिर्फ 5.5 मीटर तक ही चौड़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट चाह रही थी कि 10 मीटर वाइड करना ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 5.5 मीटर ही आप चौड़ा सकते हो, वाइड कर सकते हो रोड को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक कमेटी बैठा दी, हाई पावर्ड कमेटी,
जो इस मामले को देखेगी कि इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये हाईवे बना रही है इससे क्या नुकसान है, और वही हाई पावर्ड कमेटी जिसका हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, यानी कि वही जिसके AK सिकरी अभी चेयरमैन बनने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकपाल फेल्स टू गिव प्रोसिक्यूशन सेक्शन टू एनीवन इन नियरली 3 ईयर। देखो जब से लोकपाल बना है ना, अभी तक जिस पे भी करप्शन के आरोप लगे हैं उस पर किसी पे मुकदमा नहीं चलाया गया। प्रोसिक्यूशन का मतलब है मुकदमा। तो लोकपाल फेल हो गया है कि उसने कोई भी मुकदमा अभी तक नहीं चलाया भ्रष्टाचार का। 3 साल हो गए इसको अपॉइंट किए हुए। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, देखो RTI के जरिए इन्फॉर्मेशन मांगी थी, और अभी तक 3 साल पहले से जब से ये अपॉइंट हुए हैं भाई साहब, किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे, किसी भी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, किसी पे भ्रष्टाचार का मामला चलाया नहीं गया। और इशू क्या है, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन भी अपॉइंट किए गए थे, और इन्होंने भी क्या है, किसी पे कोई करप्शन के जो चार्ज है पब्लिक सर्वेंट पे जिन पे आरोप लगे थे, वो प्रोसिक्यूशन अभी स्टार्ट नहीं की गई है। इन्हें करप्शन के चार्जेस देखने होते हैं, किस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है नहीं लगा है। जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी हैं, ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने बनाए थे, पास किए थे। इनके थ्रू डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किए जाते हैं। जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होते हैं ना, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उस अधिकारी को जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे है या उससे ऊपर रैंक पे है। और जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं भाई साहब IAS, जो आप तैयारी कर रहे हो UPSC की, प्रमोशन होकर जॉइंट सेक्रेटरी बनोगे, उसके बाद फिर और सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, हाईएस्ट पोस्ट होती है। इनको अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए अपॉइंट किया जाता है, देखो लोकपाल डायरेक्शन देते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि खुद के पास, लोकपाल के पास नहीं होती इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि खुद के पास कोई कर्मचारी नहीं है कि जिनसे वो इन्वेस्टिगेट, जांच करा सके किसी केस की। तो या तो वो CVC को बोलती है या CBI को बोलती है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जो केस आते हैं उनकी इंक्वायरी कौन करता है, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी करता है, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। तो लोकपाल एक्ट क्या है 2013 का, और लोकपाल क्या है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्ट लाया गया था और इसके थ्रू एक एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन बनाना था। ओम्बुड्समैन मान लो एक पोस्ट बनानी थी, एक अधिकारी जो करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, और जिसको बोलते हैं लोकपाल का नाम दे दिया। एक अधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे, और अधिकारी अपॉइंट किए गए 3 साल पहले। ये जो लोकपाल अपॉइंट किए जाते हैं वो सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे जो ऐसे अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं जो करप्शन के चार्जेस के केसेस वगैरह देखेंगे, उनको बोलते हैं लोकायुक्त स्टेट लेवल पे। और सेंट्रल लेवल पे लोकपाल, और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त। जो लोकपाल है उसमें देखो, जो ये इंस्टीट्यूशन मान लो एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं लोकपाल के, एक अध्यक्ष रहेंगे, और 8 से ज़्यादा मेंबर नहीं रहेंगे। मैक्सिमम 8 मेंबर अपॉइंट किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। लोकपाल सारे मामलों को सुन सकती है। किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे, कोई भी कैटेगरी के का पब्लिक सर्वेंट है, चार्ज लगे हैं उस पर करप्शन के, तो छानबीन कर सकता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी करप्शन के कोई चार्ज लगे तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है लोकपाल। ये लोकपाल के पास पावर है। हाँ, लेकिन इसके दायरे में आर्म्ड फोर्सेज नहीं आती। हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी, नेवी वगैरह, एयरफोर्स, ये इसके दायरे से बाहर है। जो ये एक्ट पास किया था ये इंक्लूड करता है कि अगर किसी पे मान लो प्रोसिक्यूशन चल भी रहा है, पूरा नहीं हुआ, किसी पे मुकदमा चल रहा है, उसके दौरान भी ना उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, अगर उस पर करप्शन के चार्ज लगे हैं तो। अगर मान लो उसने इलीगल तरीके से, करप्ट मीन से प्रॉपर्टी हासिल की है, तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, लोकपाल कर सकता है। जब ये एक्ट पास किया गया था 2013 में, उसके 1 साल के बाद, यानी कि जब ये एक्ट लागू हो जाए उसके कमेंसमेंट के बाद 1 साल के बाद स्टेट को लोकायुक्त अपॉइंट करने थे अपने स्टेट में, हर एक स्टेट को। लेकिन हुआ क्या, कुछ स्टेट ने लोकायुक्त अपॉइंट किए हैं, कुछ स्टेट ने अभी नहीं किए हैं। और ये एक्ट ये भी कहता है कि मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई कर्मचारी है गवर्नमेंट का, अगर वो मान लो किसी के करप्शन की जानकारी देता है, तो इस अधिकारी को बोलेंगे विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर बोलते हैं कोई मान लो करप्शन, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसकी जानकारी दे दे वो लोकपाल को जाके, तो उसे बोलेंगे विसल ब्लोअर। तो ऐसे विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा इस एक्ट के जरिए, यानी कि जो जानकारी देगा भ्रष्टाचार की, ऐसा नहीं है उसके खिलाफ, जिसके जैसे मान लो ए आदमी ने बी आदमी के बारे में बताई, बी आदमी भ्रष्टाचार करता है, तो ऐसा ना हो बी आदमी ए आदमी को मरवा दे कि तूने मेरी जानकारी क्यों दी। तो इसके प्रोटेक्शन की भी बात करता है ये एक्ट। पावर क्या है लोकपाल की, पावर ये है, देखो ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे इंडिया में, जैसे CBI है, उसको डायरेक्शन दे सकती है कि भाई साहब इन्वेस्टिगेट करो इस केस के बारे में, करप्शन के चार्ज लगे हैं इस आदमी पे।
और लोकपाल किसी भी आदमी को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को बुला सकता है, समन कर सकता है, ये पावर है। सीबीआई के साथ पास जो केस चल रहे हैं वो किसी और के पास ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते लोकपाल की अप्रूवल के बिना। अप्रूवल लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी लोकपाल की, तब जाके सीबीआई के जो केस दिए हैं लोकपाल ने वो किसी और के पास ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है, ज़रूरी है। हाँ, लोकपाल या लोकायुक्त चाहे तो 6 महीने का टाइम और बढ़ा सकता है एक टाइम में, या और भी 6 महीने का टाइम बढ़ा सकता है, यानी कि एक टाइम में 6 महीने का टाइम एक्सटेंड कर सकता है लोकपाल, और ये रिटर्न में देना होगा उसे परमिशन। और लोकायुक्त के जो केस हैं उनको निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट भी बनाए जा सकते हैं इस एक्ट के जरिए, जो लोकपाल एक्ट है 2013 का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में इसलिए है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ये IFAD। अभी न्यूज में इसलिए है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने IFAD के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप किस लिए की है? वुमन को इनकरेज करने के लिए, ताकि महिला क्या है, बैलेंस्ड मील पका सकें। बैलेंस्ड मील का मतलब ऐसा खाना जो उसके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, ऐसा खाना पका सकें। इसके लिए 2 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक है 7 डेज 7 प्लॉट प्रोग्राम। इसका मतलब ये है, मान लो किसी के घर के आगे थोड़ी बहुत ज़मीन है, गार्डन है, कुछ है, उसमें डिफरेंट वेजिटेबल उगाई जा सकें। वेजिटेबल मतलब सब्जियां उगाई जा सकें। ऐसी सब्जियां कि सप्ते में 7 दिन होते हैं तो अलग अलग दिन अलग अलग सब्जियां बनाई जा सकें। जैसे मान लो अगर सोमवार को एक सब्जी काटी है, दूसरे मतलब ये गार्डन है, यहाँ पे एक सब्जी लगा दी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब 7 सब्जी लगा दी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मंडे को यहाँ से एक सब्जी काटी, फिर ऐसी ट्यूसडे वेडनेसडे तक, यहाँ तक आए संडे तक। तो संडे तक जब ये सब्जी यहाँ से बनाई काट के, तो एक सप्ते के बाद फिर दोबारा से ये सब्जी और उग जाए, ऐसा प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है। यानी कि हर एक आदमी को हर एक आदमी को फ्रेश और अफोर्डेबल वेजिटेबल मिल सके, अपने घर में ही वो स्वस्थ फ्रेश वेजिटेबल उगा सकें और मार्केट से उन्हें खरीदने की ज़रूरत ना हो सके, क्योंकि मार्केट से बहुत ज़्यादा ऐसी गंदी सब्जियां आ रही हैं जो उगाई जाती हैं केमिकल के द्वारा, जिनकी वजह से बीमार हो जाते हैं लोग। तो ये स्कीम है, एक ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चला रखा है, मध्य प्रदेश ने, तेजस्विनी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, महिला को सशक्त करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम चला रखा, उसी का पार्ट है ये, उसी का एडजंक्ट है, मतलब पार्ट है ये स्कीम 7 डेज 7 प्लॉट प्रोग्राम। और ये जो तेजस्विनी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ये यूनाइटेड नेशन का ही प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का एफिलेटेड IFAD है जो, इसी का ही प्रोग्राम है ये। तिरंगा थाली दूसरा प्रोग्राम है जो चलाया जा रहा है अभी IFAD के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में। तिरंगा थाली का मतलब ये है कि एक बैलेंस्ड मील, एक संतुष्ट, जिसमें यानी कि संतुलित भोजन हो, जिसमें ऐसी थाली होनी चाहिए। यानी कि थाली में नाम दिया है सैफरॉन का, सैफरॉन थाली होनी चाहिए तिरंगा थाली। यानी कि 3 रंग होने चाहिए। 3 रंग का मतलब क्या है? देखो हमारे तिरंगा में 3 रंग होते हैं, हरा, सफ़ेद और केसरिया। हरे का मतलब ये थाली में ग्रीन वेजिटेबल होनी चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को विटामिन और मिनरल मिलेंगे। सफ़ेद का मतलब ये थाली में राइस, मिल्क और रोटी होनी चाहिए। राइस, मिल्क, रोटी में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह और विटामिन वगैरह सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। और ये सैफरॉन का मतलब ये है दाल हो, पल्सीज हो उसकी थाली में, येलो स्प्लिट पीज हो, पिजन पीज हो, मसूर की दाल हो, रेड लेंटिल हो, ये सब दाल भी हो, जिससे उसे प्रोटीन भी मिले अच्छी खासी मात्रा में उसकी बॉडी में। यानी कि कोई वूमन में या किसी आदमी में जो न्यूट्रिशन की कमी है, उस कमी को मिटाया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, इसलिए चलाई जा रही हैं। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ये IFAD क्या है। एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, 1977 में इसको बनाया गया था। इसका मेन काम ये है कि ये जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वर्ल्ड में, जो इसके मेंबर कंट्री हैं, वहाँ पे ये लोन देती है लो इंटरेस्ट में, कम ब्याज पे, कम ब्याज पे ये ऋण देती है, यानी कि लोन देती है, कर्जा देती है, और ग्रांट भी करती है, अनुदान भी देती है। ऐसा भी सपोर्ट करती है कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो सपोर्ट करती है स्कीम प्रोजेक्ट को। और IFAD का जो काम है ये है कि रूरल पीपल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी को इन्हेंस करना, ताकि उन्हें फूड मिल सके, भोजन मिल सके, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना और उनकी इनकम को रेज करना, यानी कि उनके खाने में पोषक तत्व भी हों और उनकी इनकम भी बढ़े। ये 3 काम है इसके मेन। ये अपना जो बिजनेस है
लोगों को हेल्प करने के लिए एक्सपेंड करती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो 1974 में एक वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं से निकल के आई थी, वहीं से इसका आइडिया निकल के आया था आईफेड का, फिर 1977 में बनाई गई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, यूरोप में एक देश है इटली, वहाँ की जो कैपिटल है इटली की रोम, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। और इसको हेड करते हैं, इसके हेड होते हैं एक प्रेसिडेंट होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं आईफेड के। 177 मेंबर हैं इसके। क्या इंडिया इसका मेंबर है? भाई साहब इंडिया है, जब भी तो मदद कर रहा है ये। भारत इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर ही, जब से बना तब से ही मेंबर है इसका। आईफेड ने रूरल डेवलपमेंट के लिए हर साल एक रिपोर्ट लेके आती है ये। और इसका ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव हैं इसके मेनली। पुअर पीपल है, उनकी कैपेसिटी है जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो इंक्रीज करना, मार्केट पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी स्ट्रेंथन करना, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो क्लाइमेट रेजिलियंस हो, यानी कि जैसे पर्यावरण चेंज हो रहा है उसके हिसाब से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और फूड सिक्योरिटी हो उसके हिसाब से। तो ये थे आज के टॉपिक।